Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर इन्वेंट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट सेशन हमारा काफी समय पहले हुआ था, तो बीच में एक इन्वेंट्री के चैप्टर के बीच में हमारे पास क्या आ गया, एक छोटा सा ब्रेक आ गया। आज से हम लोग इन्वेंट्री कंटिन्यू करेंगे, पहले इन्वेंट्री को खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो, इन्वेंट्री को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक बार उसका छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्वेंट्री को वैल्यूएशन, ठीक है, इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैन बी डन एट टू बेसिस, कैन बी डन एट टू बेसिस, ईदर एट कॉस्ट और ईदर एट मार्केट वैल्यू। तो हम किस पे वैल्यू करेंगे, तो हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, यानी दोनों में से जो कम है उसी को हम क्या मान लेंगे, उसी को हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मान लेंगे। तो अब हमारे पास रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी सेल्स प्राइस में से अगर कोई इस सेल्स को करने के लिए एक्सपेंस करने वाले हैं तो वो माइनस कर देंगे, या फिर कोई कॉस्ट येट टू इनकर है, यानी ये प्रोडक्ट बनने के लिए अभी भी कोई कॉस्ट खर्चा होना बाकी है, वो माइनस कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसे हम बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी रियलाइजेबल वैल्यू है या फिर मार्केट वैल्यू है, वन एंड द सेम। उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, तो कहने से कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें दो आंसर्स करने पड़ेंगे, दो चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। एक है हमारा कि मेथड ऑफ काउंटिंग, यानी हम यूनिट्स, कौन सी यूनिट हमारे पास आई, कौन सी यूनिट गई और कौन सी यूनिट अभी भी हमारे पास पड़ी है, ये काउंटिंग के लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे। तो देयर आर 5 मेथड्स। वन इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, कौन सी है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। दूसरी लीफो मेथड, तीसरी वेटेड एवरेज मेथड, उसके बाद कौन सी है, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, ये 5 मेथड है। अच्छा, अगर हम इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हम क्या कर सकते हैं, इफ वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा इन्वेंट्री आ रहा है, कौन सा इन्वेंट्री जा रहा है, इफ द इन्वेंट्री इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल देन वी विल यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अदरवाइज हम लोग कौन सा यूज करेंगे, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज मेथड। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमको लीफो मेथड यूज करने के लिए मना करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीफो मेथड से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट तो किया जा सकता है, लेकिन जब आप अकाउंट्स बनाओगे तब आप इसको अकाउंट्स में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपको ऐसा करने से मना कर देता है, रोक देता है। फीफो में क्या होता है, फीफो मेथड के अंदर कहने से जो सामान पहले आएगा हम ये मानेंगे कि वही सामान क्या हो रहा है, पहले जा रहा है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। लीफो में क्या होता है, जो सबसे लास्ट में सामान आया है पहले वो बिकेगा, जो सबसे पहले सामान आया था वो अभी भी हमारे पास क्या है, पड़ा है, हम ऐसा मानते हैं। और वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, प्राइस, एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कौन सा सामान आया कौन सा सामान गया, हम क्या करते हैं, सारा सामान जो भी परचेस किया है उसका एक वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं और उस प्राइस को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेटेड एवरेज प्राइस बोलो, वेटेड एवरेज कॉस्ट बोलो, उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। और सिंपल एवरेज में हम क्या करते हैं कि प्राइस का सिर्फ एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिटी को वेट मान के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वेटेड एवरेज निकालते हैं। यस और नो। अगर किसी को रिकैप नहीं हो रहा है तो फटाफट अपना यूट्यूब का जो लेक्चर है उसको एक बार रिवाइंड करके देख लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कैसे होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर हम पास्ट की जो कॉस्ट है, हमने जो भी इन्वेंट्री खरीदी है उस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए और उसको इस प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए जो भी खर्चे हुए वो सब खर्चों को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे और हम निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट। और उस टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड या मैन्युफैक्चर्ड। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड या मैन्युफैक्चर से हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट। क्या मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इन्वेंट्रीज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या मिल जाएगा हमें, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यस और नो, यस। एक चीज आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी कॉस्ट आपको ऐड करनी है, तो ऑल दोज कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू, which are directly required in bringing the inventory to its present position and condition,
यानी भाई अगर कोई इन्वेंट्री मेरी फैक्ट्री में पड़ी है तो उसको मेरी फैक्ट्री तक लाने के लिए, और आज जिस कंडीशन में पड़ी है, भाई मैं खरीद के लाया था तब रॉ मटेरियल था, आज के टाइम पे क्या बन गया, फिनिश गुड, तो इसको फिनिश गुड बनाने के लिए वर्कर का खर्चा लगा है, ठीक है, उसके बाद पावर का खर्चा लगा है, कोल गैस शायद मेरी फैक्ट्री में ये सब भी यूज हो तो इनका भी खर्चा लगा है, कैरेज इनवर्ट से सामान मेरी फैक्ट्री तक पहुंचा है, तो ये सब की सब कॉस्ट मुझे क्या करनी पड़ेंगी, उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। यस और नो? यस। इससे हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब उसके बाद अगर हमारे पास हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते, यानी हमारे बिल जल गए, ठीक है, इनकम टैक्स वाले हमारे बिल को सील कर गए, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर दिए उन्होंने, सील कर दिया, रेड हो गया हमारी फैक्ट्री पे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स यूज करना पड़ेगा। पहली प्रेफरेंस तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को ही देंगे। अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पॉसिबल है, यानी मैं बिल देख देख के कॉस्ट निकाल सकता हूं, तो मैं वही करूंगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है, कोई रीजन की वजह से आग लग गई है हमारे ऑफिस में जहां पे बिल रखे थे तो अब बिल नहीं है हमारे पास, इनकम टैक्स वाले उठा ले गए, ठीक है, कोई भी रीजन की वजह से अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड नहीं यूज कर सकते तो ही आप क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या फिर रिटेल प्राइस मेथड को यूज करोगे। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या होता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज अनसोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है कि जब भी कंपनी अपना साल चालू करती है, प्लानिंग करती है, तो वो अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि भाई ये पेन 50 रुपए में बन जाना चाहिए, 50 रुपए से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब कहने से एक्चुअल में 50 से ज्यादा भी लग सकता है और 50 से कम भी लग सकता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट तो हम निकाल नहीं पा रहे ना, शायद हमारे क्या हो गए, बिल जल गए, ठीक है, हमारे ऑफिस में आग लग गई है, बिल जल गए, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उठा ले गए, कोई भी XYZ रीजन की वजह से हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड तो यूज नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो भाई एग्जैक्ट कॉस्ट तो नहीं मिलेगा, बट उसके आजू बाजू आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा, इसके लिए आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज नहीं करना तो आप रिटेल प्राइस भी मेथड यूज कर सकते हो, जिसका दूसरा नाम आपकी बुक में दे रखा है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में क्या होता है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में सेल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यानी जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, क्या जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, अगर आप इसको बेचो तो ये कितने में बिक जाएगा वो देखना आपको। सेल्स प्राइस, सेल्स नहीं, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, सेल्स का मतलब ये होता है जो ऑलरेडी बिक गया है, सेल्स प्राइस ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, वो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारी फैक्ट्री में आज भी पड़ा है लेकिन अगर इसको बेचे तो इतने में बिकेगा। कहना इसे, अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट निकाल दूं तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा मेरा, वो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा, वो मेरे लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा। यस और नो? यस। अब कहना इसे है जो प्रॉफिट है वो ज्यादा भी हो सकता है कोई गुड्स पे और कोई गुड्स पे कम भी हो सकता है, हाँ या ना? यस। तो ऐसे केस में कहना इसे ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगी ये एग्जैक्ट आएगी क्या, नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का आप रेट लोगे ना 25%, 20%, कहने से ये तो पास्ट में आपने इतना प्रॉफिट कमाया, जरूरी है कि इस साल भी इतना ही प्रॉफिट कमाओगे, नहीं, बट कहने से इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कहने से मैंने आपको बोला था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो एक बैलेंस शीट के नीचे, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे साइन करता है और साइन करके बोलता है कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखे गए, स्टेटमेंट में जो भी चीज लिखी गई है वो ट्रू एंड फेयर है मेरे हिसाब से, और अगर सीए ऐसा झूठ बोलता है या फिर उसका स्टेटमेंट आके जाके गलत निकलता है और मालूम पड़ता है कि सीए इजीली ये चीज फाइंड कर सकता था लेकिन उसने फाइंड नहीं की, तो उसके लिए कानून में क्या है, सजा है। तो कहना ही से जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मशीन, क्या लिखेंगे, मशीन 100 रुपीज, तो कहना ही से हम लोग अगर कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में मशीन 100 रुपीज की लिखी है तो हम उसका क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने का मतलब चेक करेंगे कि भाई इनके पास 100 रुपए की मशीन सच में है कि नहीं है। तो मशीन कैसे चेक करेंगे, उनको बोलेंगे भाई मशीन खरीदी तो बिल तो मिला होगा ना तुम्हें, लाओ बिल दिखाओ,
अब बिल देख लिया, उसके बाद हम बोलते हैं बिल तो क्या है, कोई झूठा भी बना सकता है, तो हम क्या बोलते हैं, चलो हमको मशीन दिखाओ, हमें फिजिकली क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि आपके पास आपकी फैक्ट्री में मशीन पड़ी है कि नहीं पड़ी है, यस और नो। तो कहना ही से 100 रुपीज की मशीन हम फैक्ट्री में जाके दिखाएंगे कि भाई पड़ी है कि नहीं पड़ी है, एक मैकेनिकल इंजीनियर भी बुला लेंगे जो उसकी क्या बता देगा, हमें वैल्यू भी बता देगा, या फिर वैल्यूअर बुला लेंगे। उसके अलावा कहना ही से आपको कंपनी बोलती है उसके पास 100 रुपए का कैश पड़ा है बैलेंस शीट में, 31 मार्च जिस दिन साल खत्म हो रहा है उस दिन कंपनी बोल रही है कि उसके पास कैश पड़ा है 100 रुपए का, हम बोलते हैं गिना दो, हम क्या बोलते हैं उन्हें, गिना दो। आपके पास कैश पड़ा है तो आपके ऑफिस में कैश पड़ा होगा ना, आप बोल रहे हो आपके पास 100 रुपए का कैश पड़ा है तो हमें 100 रुपए आप गिनवा दो, अगर हमें मिल गया तो हम सही मान लेंगे, अदरवाइज गलत, यस और नो, यस। तो कहने से ऐसे में कैश के भी क्या कर सकता हूँ, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। बैंक जो हमारी बिजनेस है वो बोलता है बैंक में हमारे पास 150 रुपए पड़ा है, बैंक में कितना पड़ा है 150, तो कहने से बैंक से हम लोग क्या बोलेंगे उनको, हम उनको बोलेंगे कि भाई जाओ तुम्हारा बैंक का स्टेटमेंट निकाल के लेके आओ, और कहने से वो बैंक का स्टेटमेंट निकाल के लाएगा, उसको हम बीआरएस के साथ देखेंगे, उनके एडजस्टेड कैश बुक विद बीआरएस के साथ देखेंगे, तो कहने से हमें मालूम पड़ जाएगा कि उनका जो बैंक का बैलेंस है वो 150 है या फिर नहीं है, यस और नो, यस। अब कंपनी सपोज हमें बोलती है कि उसके पास 31 मार्च को उसके पास 200 रुपीज का स्टॉक है। अब स्टॉक आप कैसे वेरीफाई करोगे, तो कहने से हम एक दिन कंपनी जाएंगे, आया ना, अगर कंपनी बोल रही है 100 रुपए का 31 मार्च को स्टॉक है, 200 रुपए का 31 मार्च को स्टॉक है, तो हम 31 मार्च को कंपनी पहुंच जाएंगे और हम बोलेंगे ये कंपनी बंद करो पहले, ठीक है। एक दिन के लिए हम लोग क्या करवाएंगे, जब तक हम इन्वेंट्री काउंट नहीं कर लेते, इनका हम लोग नहीं देख लेते कि इनके पास 200 रुपए का स्टॉक पड़ा है या नहीं पड़ा, तब तक हम कंपनी बंद करवाएंगे और उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करवाएंगे और हम देखेंगे कि भाई ये काउंटिंग बराबर हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और फिर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो कंपनी ने बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू लिखी है क्या वो वैल्यू सही लिखी है कि गलत लिखी है, हाँ या ना, यस। तो इस तरह से कहने से मैं स्टॉक की वैल्यू को भी क्या कर सकता हूं, फिजिकली जाके क्या कर सकता हूं, वेरीफाई कर सकता हूं, इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को ऑडिटिंग में बोला जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उसका स्टाफ जाता है और वो क्या करता है, वो काउंटिंग करके आता है उधर कि भाई कितना स्टॉक पड़ा है कंपनी के पास, यस और नो, यस। इतना हमको समझ में आ गया। अब आगे देखो यहां पे, अगर लेट सपोज कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास ऐसी करके लेट सपोज 7 कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं इसके पास, टोटल 7 कंपनीज है। एक सीए है, उसके पास 7 कंपनियां हैं और ये 7 कंपनियों का ऑडिटर है, यानी ये क्या करता है, हर साल इन 7 कंपनियों की बैलेंस शीट पे साइन करता है, चेक करता है कि भाई हाँ ये कंपनियों का जो बैलेंस शीट में इन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये सबसे मेन काम होता है, ये सबसे मेन काम होता है किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो ऑडिटिंग करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर है। अब लेट सपोज कि सीए को ऑडिट करना है और 31 मार्च को कहना से चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टॉक की वैल्यू सही है कि नहीं है ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसे या उसके स्टाफ को जाके क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। अब लेट सपोज रिलायंस जैसी कंपनी की बात करते हैं, तो कहने से रिलायंस जैसी कंपनी का स्टॉक कहने से गिनने में पूरा दिन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, आराम से, यस और नो। कहने से एक दिन में तो काउंट ही ना हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो कहने से मेरा जो स्टाफ है वो मैक्सिमम कहने से एक कंपनी का 31 तारीख को एक कंपनी में जा सकता है और वहां पे जाके क्या कर सकता है, स्टॉक काउंट कर सकता है। मे बी 2 कंपनी, चलो आधा स्टाफ ए कंपनी में चला गया, आधा स्टाफ बी कंपनी में चला गया, बट कहने से सी कंपनी, डी कंपनी, ई कंपनी, एफ कंपनी और जी कंपनी, कहने से इनका स्टॉक तो 31 मार्च को काउंट नहीं हो पाया, आया ना, 31 मार्च को काउंट नहीं हो पाया। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकी बैलेंस शीट के ऊपर साइन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकी बैलेंस शीट के ऊपर ऐसा, ये कंपनी लेट सपोज सी डी ई एफ जी एच ने यहां पे लिख दिया कि उनका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 100 रुपीज का है, अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इस पे साइन कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। अगर उसने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया है, ठीक है, और अगर इसमें बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है जिससे फ्रॉड हो सकता है,
इतना मटीरियल है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पे साइन करता है तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बट कहना ही से अगर मैं इन कंपनियों का ऑडिटर हूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो मैं ऐसा करूं मेरा स्टाफ बढ़ा दूं, बहुत सारे मेरे स्टाफ मेरी सीए फर्म के अंदर मैं क्या करूं और एम्प्लॉइज रख लूं और उनको भेजूं कि जाओ भाई तुम काउंट करके आओ, यस और नो, यस। बट अगर मैं 7 कंपनी के लिए 7 स्टाफ रखूंगा तो मैं सीए हूं तो मैं कैसे प्रॉफिट में चलूंगा, यस और नो। कहने से मुझे भी पैसे कमाने कि नहीं कमाने, कमाने, तो कहने ही से मैं इतना स्टाफ नहीं रख सकता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 25-26 कंपनियां भी हो सकती हैं आराम से। कोई जो बड़ी फर्म्स होती है ना उनके पास 100 कंपनीज होती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो 100 स्टाफ सिर्फ स्टॉक काउंट करने के लिए रखेंगे और एक बार स्टॉक काउंट हो गया तो स्टाफ का करेंगे क्या, उसको ऑफिस में बिठा के सैलरी थोड़ी ना देंगे। तो कहने से ये प्रैक्टिकल नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि वो सेम डे हर जगह जाए और क्या करे, हर जगह वो स्टॉक को क्या करे, फिजिकली वेरीफाई करे। तो इसके लिए क्या होता है, इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला जाता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट शेड्यूल बनाता है। वो देखो क्या करता है, जो 31 मार्च की रिपोर्ट देनी है उसे रिपोर्ट कब देनी है, 31 मार्च की, तो वो बोलता है कि भाई सबसे ज्यादा इन्वेंट्री कौन सी कंपनी की मटेरियल है। मटेरियल का मतलब आपको समझाया था ना कि भाई ये यूजर के डिसीजन को क्या कर सकता है, ये यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। तो कौन सी कंपनी है जिसका स्टॉक उसकी कंपनी, सॉरी कौन सी कंपनी है जिसका स्टॉक उसके यूजर्स को मटेरियली क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो यहां पे हमारे पास कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई एंड कंपनी एफ जी है। तो कहना ही से इनमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट को मालूम पड़ता है कि एक कंपनी बी है और एक कंपनी ई है। इनका स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा स्टॉक है, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कि भाई इसके बाद और कौन सी कंपनी में स्टॉक फ्रॉड होने के, स्टॉक में फ्रॉड होने के या फिर एरर होने के चांसेस हैं। तो वो ऐसे क्या करता है, एक रैंकिंग बना लेता है। क्या करता है वो, ऐसा एक रैंकिंग बना लेता है। लेट सपोज रैंकिंग ऐसी बनती है, ठीक है, 7 कंपनियां ना, सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस इसमें, सबसे ज्यादा फिर सेकंड टाइम पे इसमें, थर्ड में इसमें, फोर्थ में इसमें, फिफ्थ में इसमें, सिक्स्थ में इसमें और सेवंथ में इसमें। फिर वो एक शेड्यूल बनाता है, वो बोलता है कि मैं एक दिन में सिर्फ 2 कंपनी का ही क्या कर सकता हूं, 2 कंपनी का ही स्टॉक फिजिकली वेरीफाई कर सकता हूं। तो जिस कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिस कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम 31 मार्च को काउंट करते हैं। अब कहने से 2 ही कंपनी आ सकती हैं, फिर बाकी 28 मार्च को, सॉरी 30 मार्च को, 30 मार्च को स्टॉक काउंट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन सी कंपनी में ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस हैं, कहने से सी एंड डी में। तो यहां पे कंपनी नंबर 3 और कंपनी नंबर 4, यानी यहां पे आ जाएगा, सॉरी ये कौन सा कंपनी है, बी और ई। यहां पे कंपनी बी का होगा, यहां पे कंपनी ई का होगा। ये प्रोसेस आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दे रहा हूं कि रियल लाइफ में होता कैसा है, ठीक है, बी और ई। और 30 तारीख को आएगा, वो आएगा सी और डी। 29 मार्च को फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कि मैं करूंगा 29 मार्च को, लेट सपोज कि मैं करूंगा, कौन सा हो गया अपना, एफ और जी। लेट सपोज वो 29 को बोलता है कि मैं एक ही ऑडिट करूंगा एफ, क्योंकि उस दिन उसको कोई दूसरा काम है, ठीक है। 1 अप्रैल को फिर वो बोलता है, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये डेट के जितना नजदीक हो सके ना उतना नजदीक वो क्या करेगा, काउंटिंग करने की कोशिश करेगा। तो वो 1 मार्च को वो बोलता है कि मैं 1 मार्च को करूंगा लेट सपोज जी का, और 2 मार्च को, 2 अप्रैल को मैं करूंगा, कौन सा कंपनी है और अपने पास, सॉरी यहाँ पे एफ जी एच, सॉरी ए, यस और नो, यस। तो इस तरह से वो क्या करता है, शेड्यूल बना लेता है कि भाई इस तरह से मुझे क्या करना है, ऑडिटिंग करनी है। जब वो ऐसे फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, 29 मार्च को एफ कंपनी में जाएगा, 30 मार्च को सी और डी कंपनी में जाएगा, 31 मार्च को बी और ई कंपनी में जाएगा, अप्रैल को 1 अप्रैल को जी कंपनी में और 2 अप्रैल को ए कंपनी में। तो इसमें एक प्रॉब्लम अराइज होती है, ये कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई स्टॉक काउंट कब हो रहा है इस कंपनी में, कहने से स्टॉक काउंट हो रहा है 31 मार्च को, आया ना, 31 मार्च को ए, बी और ई कंपनी में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टॉक काउंट कर रहा है।
और रिपोर्ट यानी बैलेंस शीट जो है वो भी कौन से दिन बन रही है, 31 मार्च को। तो कहने से 31 मार्च का स्टॉक तो 31 मार्च के दिन आपने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। यस और नो, यस। यानी कंपनी भी बोलती है कि उसकी बैलेंस शीट में स्टॉक पड़ा है 100 रुपए का, आप जाके बी कंपनी के फैक्ट्री में जाते हो, आप जाके वहां पे स्टॉक काउंट कर लेते हो, आपको 100 रुपए का स्टॉक मिल जाता है। कहने से बैलेंस शीट 31 मार्च का स्टॉक बता रही है। बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखा होता है, बैलेंस शीट के ऊपर लिखा होता है एज ऑन 31 मार्च, यानी 31 मार्च के दिन। तो भाई 31 मार्च के दिन तो स्टॉक 100 रुपए का पड़ा है, मानते हो नहीं मानते हो? यस, 31 मार्च के दिन स्टॉक 100 रुपए का पड़ा है। आपने 31 मार्च के दिन जाके फैक्ट्री में काउंट भी कर लिया, आपको 100 रुपए का स्टॉक भी मिल गया, तो आप इस बैलेंस शीट के नीचे क्या कर सकते हो, साइन कर सकते हो। हाँ या ना? यस। ऐसे ही कहने से आप बी और ई कंपनी के साथ तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे अराइज होता है, एक तो यहां पे और एक यहां पे। यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, अराइज होता है। क्यों? देखो स्टॉक काउंट जो है, स्टॉक काउंट जो है वो कहने से आपका 29, 30, 1 और 2 अप्रैल को हो रहा है। यस और नो? स्टॉक काउंट आपका कब हो रहा है, 29, 30 और 1 अप्रैल को हो रहा है। और आपका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट डेट कौन सा है, तो बैलेंस शीट कहने से 31 मार्च को बन रहा है। तो कहने से जो बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक लिखा है, इन कंपनियों की जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर जो स्टॉक लिखा होगा, लेट सपोज 10,000 रुपए का स्टॉक लिखा है, कहने से ये बैलेंस शीट तो 31 मार्च के दिन का स्टॉक बता रही है। आया ना? ये तो बैलेंस शीट तो ये बोल रही है कि 31 मार्च को, लेट सपोज मैं ए कंपनी का एग्जांपल लेता हूं, ए कंपनी की बैलेंस शीट में 31 मार्च के दिन 10,000 रुपए का स्टॉक पड़ा था। लेकिन आप तो स्टॉक कब काउंट किए, आप स्टॉक 2 अप्रैल को काउंट कर रहे हो। यस और नो? यस। तो कहने से 31 मार्च और 2 अप्रैल के बीच में ऐसा हो सकता है ना कि कुछ सामान आया हो और कुछ सामान हमने बेच दिया हो। आया ना? यस। तो कहने से इस दिन जो स्टॉक होगा और 31 मार्च के दिन स्टॉक होगा, दैट टू स्टॉक विल बी डिफरेंट स्टॉक। यस और नो? यस। और कहने से 31 मार्च को 31 मार्च की रिपोर्ट मैं 1 और 2 अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट करके नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इस बैलेंस शीट के नीचे मैं ये साइन करता हूं कि ऊपर दिए गए फिगर 31 मार्च के दिन कंपनी के पास थे। यानी ऊपर एक बैलेंस शीट में अगर स्टॉक लिखा है 10,000 का, तो मैं ये फिजिकली मैंने देखा है कि कंपनी के पास 31 मार्च को 10,000 का स्टॉक था। यस और नो? यस। ये कौन बोलता है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना साइन करते वक्त वहां पे बोलता है। बट भाई आपने तो 31 मार्च का कंपनी ए का स्टॉक चेक ही नहीं किया, आपने तो 2 अप्रैल का चेक किया था। हो सकता है कंपनी के पास 31 मार्च को स्टॉक नहीं था और कंपनी ने 2 तारीख तक कैसे भी कहीं से भी खरीद के या फिर कहीं से भी मांग के वो स्टॉक को कंपनी के अंदर पहुंचा दिया और आप गिनने गए तो आपको स्टॉक मिल गया। पॉसिबल है कि नहीं है? यस। तो ऐसा पॉसिबल है। तो अब इससे ओवरकम करने के लिए हम बनाते हैं स्टॉक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? स्टॉक रिकंसिलेशन। याद आता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम बोलते थे कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर आर बुक। हमारी बुक कौन सी होती है? पासबुक बैंक की होती है। कैश बुक किसकी होती है? कैश बुक हमारी होती है। तो भाई हमारी पासबुक और बैंक की कैश बुक के बीच के डिफरेंसेस हम क्या करते हैं? सॉर्ट आउट करते हैं। वैसे ही देखो हम यहां पे करेंगे। लेट सपोज कि 31 मार्च को मुझे स्टॉक काउंट करने जाना था। 31 मार्च को मुझे क्या करना है? स्टॉक काउंट करने जाना है। और कंपनी बोलती है, कंपनी की बैलेंस शीट जो है, कंपनी बैलेंस शीट में बोलती है कि उसके पास 10,000 रुपए का स्टॉक 31 मार्च को पड़ा था। हम 31 मार्च को स्टॉक काउंट करने नहीं जा पाए। हम स्टॉक काउंट करने गए कब? तो हम स्टॉक काउंट करने गए 2 अप्रैल को। और जब हम 2 अप्रैल को स्टॉक काउंट करने गए तो हमें स्टॉक मिला 11,000 रुपए का। कितने रुपए का मिला? 11,000 रुपए का। हमने कंपनी को बोला भाई तुम तो बैलेंस शीट में बोल रहे हो तुम्हारा 10,000 का स्टॉक है, आज मैं आया हूं गिनने तो 11 का है, तुम तो स्टॉक कम दिखा रहे हो, उधर तुम्हारा अकाउंट तो क्या है? गलत है। कंपनी बोलती है सर ये स्टॉक 2 अप्रैल का है, तो 2 अप्रैल तक तो हमने बिजनेस किया है, कुछ नया सामान खरीदा है, कुछ सामान बेचा है, उसकी वजह से हमारा स्टॉक कितना दिख रहा है? हमारा स्टॉक 11,000 रुपए दिख रहा है। लेकिन 31 मार्च को आप आए होते ना, तो 31 मार्च को हमारे पास 10,000 का ही स्टॉक पड़ा था। मैं बोला अच्छा ऐसा बोल रहे हो तुम लोग? मैं बोला एक काम करो, जितना भी सेल किया है ना और जितना भी परचेस किया है,
आपने इस टाइम के दौरान कब से लेके 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के दिन वो सारे बिल, सेल और परचेस के बिल लेके आओ। तो वो लोग परचेस के बिल लेके आए तो मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने 3,000 रुपए की क्या की है, परचेस की है। 3,000 रुपए का सामान क्या किया, उन्होंने परचेस किया है। और इन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर 2,000 रुपए का सामान, ये कॉस्ट है उसकी, एक ऐसा सामान जिसकी कॉस्ट 2,000 रुपए थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो मैं इनको बोलता हूं कि भाई अगर आपके पास लेट सपोज कि आज 11,000 रुपए का स्टॉक है, कहने से ये स्टॉक कब है, स्टॉक एज ऑन 2 अप्रैल, कब है ये, 2 अप्रैल का स्टॉक है। 2 अप्रैल को स्टॉक कितना है, तो कहने से 2 अप्रैल को स्टॉक है 11,000 रुपए का। तो मैं कंपनी को बोलता हूं देखो ये 2 अप्रैल का स्टॉक जो है ये परचेस करने के बाद ही आया होगा, आया ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस, ये जो परचेस और सेल है ये 1 और 2 तारीख को ही है, और 2 तारीख के एट द एंड ऑफ द 2 मेरे पास स्टॉक कितने का पड़ा है, 11,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है। तो कहने से ये 11,000 रुपए का स्टॉक कैसे आया, ये परचेस करने के बाद आया। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस, मानते हैं। अब कहने से अगर 1 तारीख से लेके 2 तारीख के बीच में अगर आपने 3,000 रुपए का स्टॉक परचेस किया होगा तो आपका स्टॉक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। 3 तारीख का स्टॉक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। लेकिन कहने से ये 3,000 रुपए का सामान 31 मार्च के दिन तो हमारे पास था नहीं ना, क्योंकि हमने ये परचेस कब की है, 1 और 2 अप्रैल को की है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से लेस कर देंगे, लेस परचेस, कि भाई ये 3,000 रुपए का सामान 31 मार्च को नहीं था तो इसको निकाल दो, फिर जो स्टॉक बचा वो तो 31 मार्च को होना चाहिए ना। तो वो कंपनी मेरे को क्या बोलती है, कंपनी बोलती है सर जो 31 मार्च का स्टॉक था ना उसमें से हमने 2,000 का सामान बेच भी दिया, हमने क्या किया, 2,000 रुपीज का सामान बेच भी दिया। तो कहने ही से 31 मार्च को जो स्टॉक होगा वो 2 मार्च के दिन अगर उसमें से कुछ सामान बेच दिया तो सामान क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ये सुनो, अगर 31 मार्च को मेरे पास लेट सपोज 10,000 का स्टॉक था, उसमें से मैंने 2,000 का सामान बेच दिया 1 और 2 अप्रैल के बीच में, तो कहने से 2 अप्रैल के दिन मुझे कितना दिख रहा होगा, 8,000। तो मुझे अब वापस रिकैलकुलेट करना है और मुझे यह अंदाजा लगाना है कि मेरे पास 31 मार्च के दिन क्या होता। तो कहने से मैं क्या करूंगा, इससे मेरा स्टॉक क्या होगा, सेल की वजह से स्टॉक क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो मुझे स्टॉक कौन सा स्टॉक चाहिए, 31 मार्च का स्टॉक चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये स्टॉक बढ़ा दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल, यानी जो सामान सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है, 2,000, क्योंकि इन्वेंट्री तो किस पे वैल्यू होती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो हम लोग फिलहाल क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। कहने से ये 2 ट्रांजेक्शन के अलावा बाकी तो इन्वेंट्री, इन दोनों ट्रांजैक्शन के अलावा बाकी जो 31 मार्च को इन्वेंट्री थी और 2 अप्रैल को इन्वेंट्री थी, वो इन्वेंट्री क्या है, सेम होगी हमारे पास। यस और नो? यस। अब आप इसका टोटल कर लो, आप टोटल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो आपका कितना आया, 10,000। और कहना इसे ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31/3 होगा, यानी 31 मार्च के अंदर होगा। तो कहने से आपने रिवर्स कैलकुलेशन किया और उससे आपको मालूम पड़ा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 रुपए। यस और नो? यस। और कंपनी भी अपनी बैलेंस शीट में कितना बोल रही है, 10,000। तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ये कंपनी सही बोल रही है, और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, साइन कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, इसके नीचे साइन कर देंगे कि हाँ भाई कंपनी की बैलेंस शीट में जो स्टॉक लिखा गया उसको हमने फिजिकली वेरीफाई किया, कोई और दूसरे दिन वेरीफाई किया था, लेकिन फिर हमने उसको रिकाउंट करके हम लोग ने क्या कर लिया, स्टॉक को फाइंड कर लिया। यस और नो? यस। बस एक एग्जाम में ऐसे तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस दिन ये सब नहीं पूछा जाएगा। इतनी महाभारत मैंने आपको बताई है ना, ये सब, ये ऐसा शेड्यूल बनेगा, ये सब आपको सीए इंटर के अंदर ऑडिटिंग के पेपर में आएगा। ठीक है, वहां पे इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक सेपरेट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। ठीक है, तो वो वहां पे आप सीखोगे। फिलहाल अपन लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम लोग फिलहाल यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि इसको रिकंसाइल कैसे करना है। तो आपको एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट इसको समझने के लिए आपको इसके पीछे का स्टोरी जानना जरूरी था। ठीक है, अच्छा अब कुछ 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। लेट सपोज 4 अप्रैल 2020 को एक कंपनी अपना स्टॉक काउंट करती है।
एक कंपनी अपना स्टॉक क्या करती है, काउंट करती है। देखो जैसे आपने बीआरएस में कुछ भी याद नहीं रखा, दिमाग लगाया क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, बस वही दिमाग यहाँ पे लगाना है। काउंट करती है और हम काउंट करते हैं तो उस कंपनी का स्टॉक आता है 12,000 रुपए। कितना आता है, 12,000 रुपए। और कंपनी हमसे पूछ रही है कि बताओ भाई हमारा स्टॉक एज ऑन 31/3/2020 को कितना रहा होगा, ये कंपनी हमसे पूछना चाहती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। और कंपनी हमें कुछ एडिशनल डिटेल्स भी दे रही है। क्या दे रही है कंपनी हमें? कुछ एडिशनल डिटेल्स दे रही है। एडिशनल डिटेल में कंपनी बोल रही है कि हमने सेल्स किया है। हमने क्या किया है? सेल्स किया है ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 4 अप्रैल। 4 अप्रैल और 1 अप्रैल के बीच में हमने 4,000 रुपए का क्या किया है? सेल किया है। ठीक है, 4,000 रुपए का क्या किया है? सेल किया है। ठीक है, और इस पे हम 25% प्रॉफिट भी कमाए हैं। कितना प्रॉफिट कमाए हैं? 25% प्रॉफिट कमाए हैं। ठीक है, दूसरा कंपनी हमें बोलती है कि हमने इसके दौरान परचेज भी किया है ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 4 अप्रैल, और हमने 6,000 रुपए का क्या किया है? परचेज किया है। 6,000 रुपए का क्या किया है? परचेज किया है। कंपनी हमें एक चीज और बोलती है इसके दौरान, कंपनी बोलती है कि वी लॉस्ट गुड्स ड्यू टू फायर, यानी हमारी फैक्ट्री में एक छोटी सी आग लग गई और उस आग लगने में हमारे 500 रुपए के जो गुड्स थे, जिनकी कॉस्ट कितनी थी? 500 रुपए की थी, वो गुड्स क्या हो गए? जल गए। अब कंपनी हमें बोल रही है कि इस दिन का स्टॉक बताओ। तो हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2020, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट बना रहे हैं जो हमें स्टॉक की वैल्यू बताएगा किस दिन? 31/3/2020 के दिन। एकदम बिल्कुल बीआरएस जैसा ही है। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। 2 कॉलम की जरूरत नहीं, 1 कॉलम काफी होगा। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं स्टॉक एज ऑन 4/4/2020, 12,000 रुपये। इस दिन मेरा स्टॉक कितना है? 12,000 रुपीज है। ये सुनो, यस। अब आगे देखो डिटेल्स में क्या दिया है। बोला है कि हमने 4,000 रुपए का सेल किया है। भाई 4,000 रुपए का आपने सेल किया, लेकिन ये 4,000 रुपए तो क्या है? आपकी सेल्स प्राइस है। और कहना से सेल्स प्राइस में 2 चीज होती हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स होती है और एक क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बट हमें क्या चाहिए? हम तो क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो कहने से उसमें से ये प्रॉफिट एलिमेंट हमें क्या कर देना चाहिए? निकाल देना चाहिए। और प्रॉफिट है कितना? 25%। तो कहने से इसका 25% कितना होता है? 1,000 होता है। तो कहने से 3,000 रुपए का सामान हमने बेचा, कितने में? 4,000 रुपए में। ये सुनो, यस। अब ये सामान बिका कब है? 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल के दिन। यानी ये सामान 31 मार्च को तो हमारे पास स्टॉक में पड़ा था, लेकिन 4 अप्रैल को जब हम लोग काउंट करने गए उस दिन ये स्टॉक में नहीं था, क्योंकि ये उस दिन तक क्या हो चुका था? बिक चुका था। यानी ये 12,000 में ये स्टॉक नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। अच्छा, सेल से आपका स्टॉक बढ़ा था कि कम हुआ था? कहने से सेल से जो 31 मार्च का स्टॉक था वो क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। ये सुनो, सेल से हमने ये देखो यहाँ पे क्या करना है? एक हाथ से ही हमें काम चलाना है। ये 31 मार्च है, ये क्या है? 31 मार्च है, और ये क्या है? 4 अप्रैल है। ये क्या है? 4 अप्रैल है। ठीक है, तो हमने जो भी स्टॉक है उसको सेल किया होगा। तो कहने से 31 मार्च का स्टॉक क्या हो गया? 4 अप्रैल को आते आते जब हमने सेल किया होगा तो वो स्टॉक क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। कहने से स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया। मुझे कौन से दिन स्टॉक चाहिए? एक 4 अप्रैल को चाहिए कि 31 मार्च को? कहने से मुझे तो 31 मार्च पे पहुंचना है ना, तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? इसको ऐड कर दूंगा। तो यहां पे लिखेंगे ऐड सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ क्या लेंगे? सेल्स का कॉस्ट लेंगे। और कॉस्ट कितना है? 3,000 रुपए। यस और नो? यस। अब नेक्स्ट आगे देखो, 6,000 का परचेस किया, तो कहने से 31 मार्च के दिन, कौन से दिन? सॉरी, 31 मार्च के दिन ये 6,000 का सामान आपके स्टॉक में पड़ा था क्या? नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस दिन तो भाई ये सामान परचेस ही नहीं हुआ, हमारे पास ये सामान था ही नहीं, तो फिर हम लोग इसको हमारे स्टॉक में कैसे हो सकता है? तो कहने से हमने 31 मार्च को लेट सपोज हमारा स्टॉक इधर था,
हमने क्या किया, परचेस किया, तो 4 अप्रैल को हमारा स्टॉक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। 4 अप्रैल को हमारा स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, हाँ या ना। 31 मार्च को हमारा स्टॉक इधर था, हमने 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में खरीदा, तो हमारा स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। हमें 4 अप्रैल का स्टॉक नहीं 31 मार्च का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे परचेस को लेस कर देंगे। और कहने से परचेस में तो कॉस्ट ही होती है सिर्फ, हाँ या ना, परचेस में तो क्या होता है, सिर्फ कॉस्ट ही होती है। क्यों, क्योंकि भाई परचेस में प्रॉफिट हम नहीं, सामने वाला कमाता है, तो सामने वाले का प्रॉफिट हमारे लिए तो खर्चा ही है ना। हमको तो 3000 रुपए, 4000 रुपए, 6000 रुपए जितना मांगे उतना देना ही पड़ रहा है। तो कहने से ये परचेस जो है इसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा 6000 रुपए से। तो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, सेल्स को हम लेस करेंगे और परचेस को हम ऐड करेंगे, हाँ या ना। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, देख लेने दो मेरे को एक बार। नहीं, यस, यहाँ पे लिखा सही था, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, सॉरी। ये आपका ऐड होना चाहिए था और ये आपका लेस होना चाहिए था। यस नो, यस। अगर किसी को कंफ्यूजन हो गया तो वापस समझा देता हूँ कि भाई सेल करने से 31 मार्च को मेरा सामान इतना था, इसमें से अगर मैंने सेल कर दिया तो कहने से सेल किया तो गुड्स क्या हो गए, स्टॉक क्या हो गए, कम हो गए। 4 अप्रैल को स्टॉक क्या हो गए, कम हो गए। तो मुझे तो 31 मार्च के दिन का सेल चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, 31 मार्च का स्टॉक चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को ऐड कर दूंगा, इसलिए मैंने सेल को ऐड कर दिया। अब 31 मार्च को मेरा स्टॉक इधर था और फिर मैंने परचेस किया, तो कहने से मेरा स्टॉक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो 4 अप्रैल को मेरा स्टॉक इधर है, मुझे तो 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, परचेस को लेस कर दूंगा। यस और नो, यस। अब ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 4 अप्रैल मेरा 500 रुपए का सामान क्या है, आग लग गई। कहना ही से 31 मार्च को आग नहीं लगी थी, 31 मार्च को तो ये 500 रुपए का सामान मेरे पास था, लेकिन 4 अप्रैल को ये सामान मेरे पास नहीं था। तो कहने से 31 मार्च को मेरा स्टॉक इधर है, यस और नो, यस। और कहने से 31 मार्च को मेरा स्टॉक इधर है, इसमें से कुछ सामान क्या हो गया, जल गया, उस पे आग लग गई, तो कहने से मेरा स्टॉक क्या हो गया होगा, मेरा स्टॉक क्या हो गया होगा, 4 अप्रैल को कम हो गया होगा। लेकिन मुझे 4 अप्रैल का नहीं 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे स्टॉक को बढ़ा दूंगा। तो कहने से ऐड लॉस ड्यू टू फायर 500 रुपीज। अब इसका हम लोग कहने से, इसके अलावा हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुए नहीं, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। 12,000 प्लस 3,000 माइनस 6,000 प्लस 500, तो इसका आएगा 9,000 रुपए, 9,500 रुपए। और ये हो गया हमारा स्टॉक एज ऑन 31/3/2020। अगर कंपनी अपनी बैलेंस शीट में भी यही स्टॉक बताती है तो कंपनी सही बोल रही है, उसकी बैलेंस शीट के नीचे हम साइन कर देंगे। अगर कंपनी की बैलेंस शीट कुछ और बताती है तो हम कंपनी से पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, और कंपनी अगर हमें सही जवाब नहीं दे पाएगी तो हम साइन तो करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि ऊपर जो लिखी गई हैं चीजें उनमें कोई ना कोई मिस्टेक है, और ये मिस्टेक हम लोग वहां पे रेक्टिफाई कर देंगे, सॉरी हम लोग वहां पे स्पेसिफाई कर देंगे। ये सारी चीजें कैसे करनी है ये आप सीए इंटरमीडिएट के अंदर सीखोगे। जब आप ऑडिटिंग पढ़ोगे वहां पे आपको SS 700 की पूरी सीरीज है, जहां पे आपको रिपोर्ट्स कैसी कैसी टाइप की रिपोर्ट होती हैं और कैसे रिपोर्टिंग करनी है, तो वो अभी फिलहाल हमें टच नहीं करना है। फिलहाल तो हमें सिर्फ इतने से मतलब रखना है। ये एग्जाम्पल किसी को अपनी बुक में कॉपी करना है तो कर सकता है, फिर हम लोग जो पास्ट पेपर्स और आरटीपी के क्वेश्चंस है वहां पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एक ट्रेडर है, प्रिपेयर हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, यानी 31 मार्च को वो अकाउंट्स बना रहा है। मतलब उसे स्टॉक की वैल्यू भी कब चाहिए, 31 मार्च की ही चाहिए, क्योंकि 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें बैलेंस भी स्टॉक का कौन से दिन का रखना है, 31 मार्च का रखना है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, यानी कुछ ऐसे रीजंस जो अवॉइड नहीं किए जा सकते थे, नो इन्वेंट्री कुड बी टेकन कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2017। हो सकता है कि जिस एरिया में हमारी फैक्ट्री है वहां पे बाढ़ आ गई है, ठीक है, हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया है, तो हम इन्वेंट्री काउंट करने नहीं जा पाए।
इस साल जो 31 मार्च है, इस साल कोई भी कंपनी का, हार्डली कोई कंपनी का इन्वेंट्री काउंट हुआ होगा 31 मार्च को, क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर क्या था, लॉकडाउन था। इन्वेंट्री काउंटिंग अब चल रही है फिलहाल, ठीक है। तो कहने से इस साल जो है ना, ये चैप्टर आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इस साल ये चैप्टर क्या है, बहुत काम आने वाला है। Possible till 15th April 2017, of which date the total cost of goods in his godown came to ₹5 lakh। यानी 15 अप्रैल को जब काउंटिंग हुई तो उसके गोडाउन में इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी बता रहा है, 5 लाख रुपए बता रहा है। एंड द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल, यानी 31/3 से लेके 15/4 तक, 31/3 से लेके 15/4 तक टोटल ये 3 फैक्ट्स निकल के आते हैं। और फैक्ट्स देखो क्या क्या है, 4,10,000 का सेल्स किया, उसमें 1 लाख रुपए का कैश सेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप क्रेडिट में सेल करो या कैश में सेल करो, सामान तो जाएगा ना आपका। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,340 रुपए का हमने क्या किया है, परचेस किया है, उसमें से 19,900 रुपए का कैश परचेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेस करो कैश में करो या क्रेडिट में करो, कहने से स्टॉक तो आएगा, स्टॉक तो बढ़ेगा ना उससे, ठीक है। और इसी पीरियड के दौरान जो हमने ये सेल किया है ना, इसमें से है शायद 10,000 रुपए का सेल क्या है, रिटर्न आ गया है। 10,000 रुपए का सेल्स क्या हो गया है, रिटर्न हो गया है। और हमने हमारे सेल्स पे कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया है, 20% प्रॉफिट कमाया। हमें पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2017, यानी हमें 31 मार्च 2017 का इन्वेंट्री फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन आपका आईसीआई के स्टडी मेट का क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट showing cost of inventory of, क्या नाम है इसका, ऑफ डैश ट्रेडर्स, नाम नहीं दिया है, ऑफ डैश ट्रेडर्स एज ऑन। यहाँ पे फॉर द पीरियड मत लिखना, क्या लिखोगे, एज ऑन, ठीक है। ये क्यों, तो हम लोग ये फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर है ना, जब वो पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एज ऑन 31/3/2017, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इन्वेंट्री एज ऑन 15/4/2017। भाई जिस दिन हम लोग काउंट करने गए उस दिन हमें कितने रुपए की इन्वेंट्री पड़ी मिली, वहां पे 5 लाख रुपए की। कहने से अगर 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक कोई सेल, कोई परचेस, कुछ भी नहीं हुआ, तो कहने से जितनी इन्वेंट्री 15 अप्रैल को पड़ी थी उतनी इन्वेंट्री हमारे को कौन से दिन पड़ी होंगी, 31 मार्च के दिन भी पड़ी होंगी, क्योंकि ना कुछ बिका है ना कुछ खरीदा है। ये सुनो, बट ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ खरीदा गया है और कुछ ना कुछ बेचा गया है। तो अगर उसका इफेक्ट हम लोग कैंसिल आउट कर दे तो हमें इन्वेंट्री मिल जाएगा। तो देखो सेल्स की बात करते हैं। कहने से हम लोग ने 4 लाख रुपीज की सेल्स की है, 4,10,000 रुपीज की, बट कहने से इसमें से 10,000 रुपए का सामान तो वापस आ गया ना, तो आपने नेट सेल कितना किया, तो कहने से हमने जो नेट सेल है वो 4 लाख रुपए का ही किया है, यानी हमारे गोडाउन से 4 लाख रुपए का सामान क्या हो गया, गया। यस सुनो, यस। बट कहने से ये 4 लाख रुपीज तो उसकी सेल्स प्राइस है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो उसकी कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री हमेशा किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। क्या किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस पे वैल्यू करते हैं। अब देखो यहां पे आ जाओ, इसको ऐड करना है कि लेस करना है अभी मालूम नहीं है, बट फिलहाल हमारे पास सेल्स कितना है, तो कहने से सेल्स है 4,10,000 रुपए का, लेस इसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने का है, 10,000 रुपीज़ का। तो हमारा नेट सेल्स कितना हुआ, तो हमारा नेट सेल्स हुआ 4 लाख रुपए का। और कहने से 4 लाख रुपए में से हमें क्या माइनस करना है, प्रॉफिट, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल। क्या चाहिए हमें, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कहने से 4 लाख का 20%, 4 लाख का
20%, कितना होता है 80,000। ये हो गया 3,20,000, कितना हो गया 3,20,000। अब आपने 3,20,000 रुपए का सामान, ठीक है, अब ये देखो ये 31 मार्च है, ठीक है, ये क्या है 31 मार्च, हमेशा ऐसे ही सोचने का, ये क्या है 31 मार्च, ठीक है, आपने सेल कर दिया 31 मार्च के बाद, तो आपका स्टॉक बढ़ा होगा कि कम हुआ होगा? कहने से सेल से तो सामान क्या हो गया होगा, कम हो गया, सेल से सामान क्या हो गया होगा, कम। तो 31 मार्च को इतना स्टॉक था, वो 15 अप्रैल को कम होके कहने से 3,20,000 से क्या हो गया होगा, 15 अप्रैल तक कम हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम वापस 31 मार्च को जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सेल्स को वापस बढ़ा देंगे, कितने से 3,20,000 से। तो इसे हमें क्या करना है, ऐड, तो यहां पे लिख देता हूं ऐड। ये सुनो, यस, ये वर्किंग नोट जो है आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। नेक्स्ट आगे क्या दिया आपने को, आगे दिया हमें परचेस, ठीक है, ये कैश परचेस और क्रेडिट परचेस, कैश परचेस कैश सेल, क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल, इनसे कोई लेना देना नहीं है, सामान तो उतना ही आ रहा है और सामान तो उतना ही जा रहा है, ठीक है। परचेस किया तो देखो, अब परचेस से 31 मार्च को हमारे पास इतना सामान, इतना स्टॉक बढ़ा था, आपने परचेस किया होगा तो आपका स्टॉक बढ़ा था कि कम हुआ था? कहने से हमारा स्टॉक क्या हो गया होगा, हमारा स्टॉक बढ़ गया होगा। तो कहने से हमें स्टॉक 31 मार्च को हमारा स्टॉक कितना था, ठीक है, हमने परचेस किया तो हमारा स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। हमें 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, तो हम स्टॉक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कहने से लेस परचेसेस से जो स्टॉक आया उसको हम क्या करेंगे, कम, कितना 50,340। और इसमें कहने से प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है। सिर्फ प्रॉफिट किस में होता है, सेल्स प्राइस में होता है। ये सुनो, यस, तो कहने से इसके बाद जो मिलेगा वो होगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज इन्वेंट्री एज ऑन 31/3/2017। अब आप इसको क्या कर लोगे, यहाँ पे प्लस माइनस कर लोगे, कितना आता है देखो, 3,20,000 प्लस 5,00,000 8,20,000 माइनस 50,340, ये आ गया आपका 7,69,660। ये आपका फाइनल आंसर है, आपकी बैलेंस शीट में इतना स्टॉक दिखना चाहिए। इजी, समझ में आया कि नहीं आया? बस यही है, ऐसे ही टाइप के सम एक आ सकते हैं और एक टाइप के और सम है जो आपको आ सकते हैं। तो अभी हमारा एक टाइप का ये सम हो गया और एक टाइप का सम और बचा है, बस उसके बाद इन्वेंट्री क्या है, खत्म। मैक्सिमम मेरे हिसाब से इस आज के लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और लगेंगे और इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो कॉपी कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप लोग शांति से रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, X who was closing his books on 31/3/2016, यानी X है जो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाता है 31/3/2016 को, फेल टू टेक द एक्चुअल स्टॉक, यानी वो एक्चुअल में इन्वेंट्री काउंट करना भूल गया, उससे नहीं हो पाया। विच ही डिड ओनली ऑन 9th अप्रैल, बट उसने उसको काउंट किया कब, 9th अप्रैल को, व्हेन इट वाज असरटेन्ड बाय हिम टू बी वर्थ ऑफ ₹2,50,000, यानी 9 अप्रैल को जब उसने काउंट किया तो उसे इन्वेंट्री कितनी मिली, उसे इन्वेंट्री मिली 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000 रुपीज की। इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ अ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड इन अ रिटर्न बुक एज and when the goods are received back. Purchases are entered in purchase day book once invoice goods are received, यानी जिस दिन हमने सेल किया है उसी दिन हम लोग सामान को क्या कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं। तो कहने से अगर हमारी सेल बढ़ रही है मतलब सामान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और रिटर्न का सामान हम लोग उस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। परचेस भी उसी दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया था। परचेस हम लोग उस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन परचेस का सामान हमारे पास आ गया था, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31/3/2016 and 9/4/2016 एज पर सेल्स डे बुक वॉज 17,200, यानी सेल्स डे बुक के हिसाब से 17,200 रुपए का क्या हुआ है, आपको इस टाइम पीरियड के अंदर सेल हुआ है। और सेल बुक में एंट्री कब होती है, जब हम लोग एक्चुअल में सामान हमारी फैक्ट्री से निकल जाता है। मतलब
इसको और इसको साथ में पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि देखो क्या लिखा है, सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच, यानी जिस दिन डिस्पैच होता है उसी दिन सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। मतलब अगर इतना अमाउंट सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, मतलब इतना सामान हमारी फैक्ट्री से क्या हो गया है, डिस्पैच हो गया है। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। परचेस बिटवीन 31/3/2016 एंड 9/4/2016 एज पर परचेस डे बुक वॉज 1200, यानी हमने 1200 रुपए का परचेस किया है इस पीरियड के दौरान, लेकिन आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। यानी हम लोग ने क्या किया है, 1/4 से लेके 9/4 के बीच हमने परचेस किया है इस पीरियड में। इसको ना आप वर्किंग नोट की तरह लिख लोगे। इसमें हमने परचेस किया है 1200 रुपीज का। कितने रुपीज का परचेस किया है? 1200 रुपीज का। लेकिन ये 1200 रुपीज के परचेस में से 500 रुपीज का गुड्स रिसीव हमें अभी तक नहीं हुआ है, यानी इट इज नॉट रिसीव्ड। और 700 रुपीज का गुड्स क्या हो गया है, हमें रिसीव हो गया है। तो कहने से इसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री इंक्रीज्ड। इन्वेंट्री इसकी वजह से क्या होगी, इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि भाई 700 रुपए का सामान खरीदा है, ठीक है, और वो रिसीव भी हो गया है, ये हमारी फैक्ट्री में पड़ा भी है। तो जब हमने काउंट किया होगा तो वो काउंटिंग में आया होगा और उसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। इसमें 500 रुपए से ये 500 रुपीज से हमारी इन्वेंट्री हमें रिसीव नहीं हुई है। तो कहने से ये 500 रुपए का सामान तो हमने खरीद तो लिया, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं, तो हमारी फैक्ट्री में नहीं पड़ा है। और हम जब काउंट करेंगे जिस दिन, उस दिन हमारी फैक्ट्री में काउंटिंग में भी ये सामान आएगा नहीं। तो कहने से इसकी वजह से रियल में मेरी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री does not increase or decrease, ना इससे इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है ना इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। यस और नो? यस। इसको हम कैसे डील करेंगे वो क्वेश्चन बनाएंगे तब देखेंगे, फिलहाल इसको आप वर्किंग नोट की तरह लिख लोगे, बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है हमें, क्वेश्चन बोलता है कि गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, यानी गुड्स हम लोग ने इनवॉइस्ड मतलब हमने परचेस किए, हमने गुड्स परचेस किए मार्च 2016 के अंदर, ठीक है, लेकिन बट द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 4 अप्रैल ऑफ ₹1000, यानी 1000 रुपए का सामान ऐसा था जिसका ऑर्डर परचेस हम लोग ने कब किया था, हमने उसका परचेस किया था मार्च 2016 के अंदर। लेकिन वो सामान हमें मार्च 2016 के अंदर नहीं मिला, वो मार्च हमें 4 अप्रैल 2016 के अंदर मिला। तो कहने से 31 मार्च की इन्वेंट्री के अंदर ये काउंटिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहने से अगर मेरी फैक्ट्री में सामान आया ही नहीं तो इन्वेंट्री में कैसे आ सकता है वो? तो कहने से ये कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए। यस और नो? यस। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूं। फॉर्मेट बना लेंगे सबसे पहले। Statement showing the cost of inventory, statement showing the cost of inventory as on 31/3/2016, ठीक है, particulars अमाउंट, बराबर है। अब देखो स्टॉक एज ऑन कब काउंटिंग हुई है, कहने से काउंटिंग हुई है इस केस में 9 अप्रैल को। स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल 2016 कितनी है, 2.5 लाख रुपए की। कितने के स्टॉक है, 2.5 लाख रुपए की स्टॉक है, बराबर है। उसके आगे देखो क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है कि सेल्स 17,200 रुपए की हमने क्या की है, इस पीरियड के दौरान सेल्स किया है। तो कहने से सेल्स से क्या हुआ होगा, सेल्स से हमारा ये 31 मार्च का स्टॉक है, ये हमारा क्या है, ये लेट सपोज ये हमारा 31 मार्च का स्टॉक है, ठीक है। अब अगर हमने सेल क्या होगा, तो सेल से क्या हुआ होगा, हमारा स्टॉक क्या हो गया होगा, कम हो गया। तो कहने से 31 मार्च का स्टॉक यहीं पे, ये 31 मार्च का स्टॉक है, ठीक है। हमने सेल किया तो स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें तो 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ऐड, सेल नहीं ऐड करेंगे, से ऐड क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
तो भाई सेल्स कितने की है? सेल्स की हम लोग ने 17,200 रुपए की। यस और नो? यस। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो देखो क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट परसेंटेज है 33.33%। कितना है? 33.33%। तो लेस 33.33% ऑफ 17,200, तो ये कितना होता है आपका? ये होता है आपका 17,200 माइनस यह आएगा आपका, ओके एक मिनट जस्ट, ये 33 किस पे है? देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी ऐसा परसेंटेज दिया हो ना, तो आपको एक चीज ये फाइंड आउट करना है कि ये परसेंटेज किसका। तो यहाँ पे दिया है 33% ऑन कॉस्ट, यहाँ पे क्या दिया था 20% ऑन सेल्स। तो जब आपको सेल्स दिया है ना, तो आप ऐसे नॉर्मली इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा कॉस्ट दे दिया है तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, देखो सेल्स प्राइस कहने से कॉस्ट में आप क्या ऐड करते हो? प्रॉफिट ऐड करते हो। तो आपको क्या मिलता है? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से हमें क्या मिलता है? सेल्स प्राइस। अब हमारी इस केस में सेल्स प्राइस कितनी है? 17,200। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें कॉस्ट फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट। हमें बोला है कि हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट है 33.33%, यानी 33.33% मतलब 100 पे, और ये किस पे है? ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 33.33%। तो जिसपे ऑन और ऑफ बोला हो ना, यहाँ पे क्या बोला है? ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट को आप कितना मान लोगे? 100। तो भाई 100 रुपीज का क्या? 100 रुपीज का हमारा कॉस्ट है, और 100 रुपीज की कॉस्ट पे हमने 33.33 का क्या किया है? प्रॉफिट कमाया है। तो हमने इस सामान को बेचा कितने में होगा? 133.33। यस और नो? यस। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ऐसा आ जाएगा, इंटू 100, ठीक है, डिवाइड बाय 133.33। कॉस्ट इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर चला जाएगा, यस और नो, और ये कहने से नीचे रहेगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा आपका 17200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 133.33, तो ये आपका आएगा 12,900। कितना आएगा? 12,900। यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल कितना आपका? कॉस्ट ऑफ सेल है, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल कितना आपका? कॉस्ट ऑफ सेल है 12,900 रुपए का। यानी आपने 12,900 रुपए का सामान कितने में बेचा? 17,200 में। तो सेल से क्या हुआ था? सेल से कहने से हमारा स्टॉक क्या हो गया था? सेल से हमारा स्टॉक कम हो गया, तो हम स्टॉक को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ये सुनो, तो यहाँ पे लिखूंगा 12,900, और यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया कि आंसर कैसे आया? वर्किंग नोट नंबर 2 में आप चेक कर लो। आप चाहो तो वो चीज यहाँ पे भी क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, बट उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा क्लमजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या दिया है? कहने से उसके बाद हमें ये परचेस का दिया है, तो परचेस में कहने से टोटल परचेस कितना किया इस पीरियड में? हमने 1200 का। लेकिन 1200 में से कहने से 500 से तो ना हमारा स्टॉक बढ़ा और ना हमारा स्टॉक कम हुआ, तो इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है। कहने से ये वाला स्टॉक हमारे लिए प्रॉब्लम है। यस और नो? यस। तो देखो ये 31 मार्च का स्टॉक है, ठीक है, हमने परचेस किया, तो परचेस से स्टॉक क्या हो गया होगा? स्टॉक बढ़ गया होगा। यस और नो? परचेस किया और सामान रिसीव भी हो गया होगा, तो 9 तारीख को जब हमने सामान गिना होगा तो उसमें 700 रुपए का सामान ज्यादा दिख रहा होगा जो 31 मार्च को नहीं था। तो हम क्या करेंगे? इसको लेस, इसको हम क्या कर देंगे? लेस, और लेस करेंगे परचेस बिटवीन 14294, कितना है? 700 रुपीज। कितना रुपीज का है? 700 रुपीज। इसको मैं लेस कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इस क्वेश्चन में कि गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1000 वर इनवॉइस्ड इन मार्च बट रिसीव्ड ऑन 4 अप्रैल। तो कहना ही से 31 मार्च को तो ये स्टॉक में था नहीं, 31 मार्च को मेरा स्टॉक यहाँ था, 4 अप्रैल को ये सामान मैंने परचेस किया था, मुझे मिला, तो 4 अप्रैल को जब सामान मुझे मिला होगा तो मेरा स्टॉक क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। बट कहने से 31 मार्च को तो स्टॉक में नहीं था ना, तो इसे क्या करूंगा? इसे भी मैं कम कर दूंगा। तो कहने से लेस परचेस रिसीव्ड ऑन 4 अप्रैल। वापस जिनको नहीं समझ में आया वो लोग समझेंगे कि भाई देखो रिसीव, इसमें हमें सामान मिला कि नहीं मिला, उस चीज पे हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए। खरीदा कब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कब मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमने 9 अप्रैल को गिना तो हमारा स्टॉक कितना है? 2,50,000 रुपए है।
अब हमने 31 मार्च का स्टॉक जानना है, तो 31 मार्च का स्टॉक लेट सपोज इतना है, ठीक है। अब 31 मार्च के बाद हमको 4 अप्रैल को स्टॉक मिला होगा, 4 अप्रैल को जो हमने सामान पहले परचेस किया था वो रिसीव हुआ होगा, तो कहने से 4 अप्रैल को हमारा स्टॉक बढ़ गया होगा। 4 अप्रैल को बढ़ा ना, हमें तो 31 मार्च का चाहिए, तो कहने से 31 मार्च को तो 1000 स्टॉक कम दिख रहा होगा, तो हम 31 मार्च के लिए 1000 रुपए क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अब हमें जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा स्टॉक एज ऑन 31/3/2016 कितना अमाउंट है, तो आपका अमाउंट है 2,50,000 प्लस 12,900 माइनस 1,700 261200। कितना आंसर आ गया आपका, 261200। क्लियर है कि नहीं है, बोलो एक बार, कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट लेक्चर में यही क्वेश्चंस वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होगा। ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है। इसमें ना ये क्वेश्चन में आप सिर्फ ये वाला एक पॉइंट है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट 33% नहीं निकालना है, आपको ऐसा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि कॉस्ट पे इतना तो सेल्स पे कितना। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट भी कॉपी कर लेना और ये भी कॉपी कर लेना, ठीक है। कल के लेक्चर में मिलते हैं।